प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर इज अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। स्फेरिकल मिरर के डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट देन उसकी concepts are very much required for your lens to solve lens level numericals, particularly MCQs। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि जो बोर्ड पैटर्न था वही रहेगा। there will be 35 questions, multiple choice type, तो you must know the techniques how to find what। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखना है और स्फेरिकल मिरर को थोड़ा ध्यान से देखना। यू वोंट बिलीव, जब हम लेंस पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा सारा का सारा चीज वहां पे एप्लीकेबल है। बस कनकेव मिरर में जो होता था वो कन्वेक्स लेंस में होता है, जो कन्वेक्स मिरर में होता है वो कनकेव लेंस में होता है। हाँ, अगर वो कोई प्लानो कन्वेक्स या कोई दूसरा लेंस हो गया तो बात कुछ अलग है, बट नॉर्मल लेंसेज में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास, स्फेरिकल मिरर। ये सबको मालूम है कि व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर। आई शैल हाईलाइट द इंपोर्टेंट पार्ट्स जो आप शायद मिस कर रहे होगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोई एक स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर तो किसी एक बड़े स्फीयर का छोटा सा हिस्सा ले लो, दैट बिहेव्स एज ए मिरर। बड़ा सा हिस्सा लोगे वो भी मिरर जैसे बिहेव करेगा। लेकिन हमारे कोर्स में जो स्फेरिकल मिरर हम मीन करते हैं उसमें शुरू से ही कुछ असम्पशन लेके चलते हैं। क्या चलते हैं? जो हिस्सा हम लिए स्फीयर का, दैट इज ए वेरी स्मॉल सेक्शन। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द लार्ज स्फीयर। ठीक है, स्मॉल सेक्शन ऑफ द लार्ज स्फीयर मतलब स्मॉल इज ऑलवेज ए रिलेटिव टर्म। Small section means this size, or you call this the aperture of the mirror is very small as compared to the radius of the sphere। ठीक है, so we start with this। अगर हम ये assumption को नहीं लेंगे, वैलिड नहीं लेंगे, तो हम जितने सारे फॉर्मूला जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में उनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ भी। इवन R = 2F जो फॉर्मूला आप जानते हो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो असम्पशन को ध्यान से रखना, क्योंकि दोस असम्पशंस विल हेल्प यू अगेन डिराइव सर्टेन थिंग्स। आगे चल के हम लोग कुछ वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं जहां पर इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे। ये असम्पशंस वहीं पर काम कर जाएंगे। ठीक है, असम्पशन को कस के पकड़ के रखना। तो वी आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, आई नीड नॉट राइट ऑल दी स्मॉल थिंग्स, आई कैन स्टेट राइट द असम्पशंस मेड इन द स्फेरिकल मिरर। assumptions made in a spherical mirror. Spherical mirror. क्या पहला हुआ the aperture of the mirror is very small as compared to the radius of curvature of the sphere from which it is cut। इसको हम जिस स्फीयर से काट के निकाले हैं उस स्फीयर की रेडियस के सामने इसका अपर्चर काफी छोटा है। क्या हम कोई स्फीयर का आधा पार्ट ले लेंगे और सिल्वरिंग कर देंगे, क्या ये कनकेव मिरर कहलाएगा? नो, because the size is much larger than the radius of curvature। ठीक है, रेडियस से ज्यादा है। अपर्चर क्या होता है? सपोज दिस इज व्हाट इज द मिरर, you see this is a circular section here and the diameter of this part is called aperture। ठीक है, diameter of this is called aperture। This is very small as compared to this। That means if this is what is the real sphere, I can consider only a small part of this।
अगर आपको कोई स्फेरिकल मिरर दिया जाएगा हाथ में, आपको इसे पकड़ के टच करके बताना मुश्किल है कि प्लेन मिरर है कि स्फेरिकल मिरर है, because when you consider a very small section of it, very small section of this, and you will find this section is looking almost a flat one. देख के पता करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इमेज बनाओगे तब पता चलेगा कि ये स्फेरिकल मिरर है। देख के पता करना वेरी डिफिकल्ट है कि प्लेन मिरर है कि कोई स्फेरिकल मिरर है। समझ में? अच्छा, तो पहला चीज तो हुआ कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। दूसरा असम्पशन क्या है? दूसरा असम्पशन हुआ all incident rays are parallel or para-axial to principal axis। What is principal axis? You know, ठीक है, थोड़ा टर्म्स लिख देंगे। That means इसको आप अदरवाइज कह सकते हो all incident angles are very small। all incident angles are very small। इतना छोटा है, कितना very small मतलब you can allow it up to 5 डिग्री, ताकि थीटा को साइन थीटा के साथ आप इक्वल ले सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ऐसे ले सकते हो। दिस विल बी दैट स्मॉल। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट को देखिए। अगर ये दोनों पॉइंट को हम मिस कर देंगे, पूरा चैप्टर कोलैप्स कर जाएगा। एस्यूमिंग दिस टू आर वैलिड असम्पशंस, हम पूरा चैप्टर अभी डेवलप करने जा रहे हैं, नहीं तो आगे बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि सपोज दिया गया है कि एक मिरर है और हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, बताओ इमेज कहाँ होगा। अब देखो तो इसका कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आया तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा। इज दिस एंगल लुकिंग टू बी स्मॉल, इज लुकिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 डिग्री, नॉट ए वैलिड केस। हमारा मिरर फॉर्मूला तो इसका इमेज बनाने में हमें मदद नहीं करेगा। क्या बोल रहा है? जितने सारे इंसिडेंट रे होंगे मिरर के ऊपर, वो सारे के सारे इंसिडेंट रे मस्ट बी मेकिंग स्मॉल इंसिडेंट एंगल्स। मतलब सोचो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इंसिडेंट एंगल विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। समझ में आया? तभी जाके रूल्स वैलिड है। और बताने की क्या जरूरत है कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे अगर हम कहेंगे कि ये एक मिरर है, उसका सेंट्रल पॉइंट को तो पोल कहते हैं, and a normal drawn at the pole is called the principal axis, इसको principal axis कहते हैं, and the center of the sphere from which it is called center of curvature, and there is a term focus। क्लास 10 वाला डेफिनेशन है, क्या है फोकस बता देते हैं। तो इसमें salient points related to spherical mirror parameters, ठीक है, ये आपको सबको मालूम है, बस नोट पूरा बनाने के लिए मैं लिख रहा हूं। P क्या है? P is called pole, it is the central point of the mirror। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर ये एक मिरर है, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन। अगर हम ये मिरर के ये वाला पार्ट को ब्लैक कर देते हैं, नाउ इट इज ब्लैकेंड, नाउ इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनीमोर, दिस इज also a spherical mirror। Now the pole is no more here, pole is somewhere here, and this is the principal axis। बेसिक डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। आधा ब्लैक करने के बाद भी ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं रहेगा। समझ में आया? जो पार्ट लिए हो उसका सेंट्रल पार्ट विल बी कॉल्ड द पोल। बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं छोटे वेरिएशन से, आपको समझ में आना चाहिए। पी हो गया पोल। दूसरा हो गया सी, सेंटर ऑफ
curvature of the sphere। अच्छा बताओ, अगर हम कहेंगे ये है कोई स्फेरिकल मिरर, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये मिरर का इतना हिस्सा को हम काट के निकाल देंगे, क्या पोल सेम रहेगा कि बदल जाएगा? पोल सेम रहेगा कि बदल जाएगा? इतना हिस्सा को काट के निकाल दिए, पोल सेम रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस भी बदल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा कि बदल जाएगा? सेम। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिमेन सेम। ठीक है, जो लोग एंट्रेंस के लिए सोच रहे हो, सोचना प्रॉपर्ली। आधा पार्ट मिटा दिया, बताओ इस सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कैसे होगा, डिस्टेंस निकालना है। देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा ना? बी केयरफुल गो। हाँ, तो बात चल रहा था कि C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। अगर कोई स्फेरिकल मिरर का कुछ हिस्सा काट के निकाल देते हैं, लोकेशन ऑफ पोल विल चेंज, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विल चेंज, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिमेन सेम। ठीक है। नाउ बीट नंबर 3। बीट नंबर 3 में मैं यूजुअली उस पार्ट पे इंपोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग माइनर क्लासेस में पढ़ चुके हो। उस पार्ट पे इंपोर्टेंस दे रहा हूँ जिसमें टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो गया F। F इज द फोकस। क्या है ये फोकस? इट इज ऑन। अच्छा, पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस लिख दूं, पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस लिख दूं। प्रिंसिपल एक्सिस PA, जिसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस लिखूंगा। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज ए नॉर्मल drawn एट द पोल। पोल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। And lastly, I would like to highlight what is our focus। फोकस का भी डेफिनेशन आप जानते हो, बस मैं नोट्स बना रहा हूँ, बोल के पूरा कर रहा हूँ। There is no other reason। आप लोग उतने छोटे बच्चे नहीं हो कि नहीं जानते हो, you know everything। ठीक है, तो अब देखना है बीट नंबर 4 में फोकस। F is called focus। क्या है? When it is the point, it is the point through which, मैं इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा ताकि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मैसेज में दे पाऊंगा, नॉट विद द कन्वेंशनल डेफिनेशन। थोड़ा सा देखते हैं इसको। व्हाट इज फोकस? लेट अस सी। विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज फोकस? आई वांट टू एक्सप्लेन। फोकस का बहुत सारा डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, और भी 2 डेफिनेशन देखेंगे विद द प्रिमिटिव डेफिनेशन। लेट अस स्टार्ट। फोकस क्या है? फोकस क्या है? When a beam of light parallel to principal axis reflects from the mirror, from the mirror, the point where they cut the principal axis the point where they cut or just a minute, or appear to cut the principal axis, appear to cut the principal axis is called focus।
कॉल्ड फोकस। ठीक है, थोड़ा ये स्टेटमेंट को समझ लेते हैं जो आपको मालूम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर डेफिनेशन में कोई मिसकंसेप्शन रह जाएगा तो न्यूमेरिकल करने में हमें काफी दिक्कत होते हैं। मतलब स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल ऐसे ही निकल जाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का कुछ करने के चले और फंस गए, क्योंकि फंडामेंटल कुछ गड़बड़ रह गया। क्या बोल रहा है कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, कैसा मिरर है ये सबको मालूम है, कनकेव, मतलब इसका दूसरा साइड सिल्वर है। अच्छा, पोल कहाँ है भैया? पोल इज समवेयर हियर, ये है पोल। अच्छा, ये अगर पोल है तो हम कहेंगे हाउ इज द प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज ए नॉर्मल ड्रॉन एट द पोल। हाँ, तो ये भी बात है, सही है। अब क्या हो गया? टेढ़ा दिख रहा है वैसा, ये just a minute. Yes, I want to draw a normal at the pole, that is called the principal axis. Now, if I want to draw a line or take a ray parallel to principal axis, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। रिफ्लेक्ट करने के बाद the reflected ray will go something like this. It cuts the principal axis somewhere here. That point is called focus. That point is called focus. And if I go for a convex mirror, see, this is a convex mirror. ठीक है, समझाने के लिए मैं इतना कर्वेचर कर रहा हूँ, उतना कर्वेचर नहीं होता है। अच्छा, then I choose the pole somewhere here. I choose the pole is here. ठीक है, then I draw the principal axis which is extended on either side. I say the principal axis is also extended this side. ठीक है, now if I take a ray parallel to principal axis, a ray like this, ठीक है ना? अच्छा, ये रे अगर ऐसे गया, you know the normal to this surface will be something like this. हाँ सर, ऐसे होगा। तो हम क्या कहेंगे? जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल करके इधर निकल जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड यू सी दिस रिफ्लेक्टेड रे इज नो मोर कॉटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हाउ? इफ यू एक्सटेंड इट यू फाइंड इट कॉट्स द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर द फोकस एग्जिस्ट। Again, you see, in case of a concave mirror, focus is in front of the mirror, so you can call it a real focus. It's a real focus, है ना? जबकि in case of a convex mirror, you see the focus is virtual. Focus is virtual, and remember, pole to focus, PF is called focal length. तो क्या पता चल गया? इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर, इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ इट. इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, फोकस इज बिहाइंड. मेरे ख्याल से दोबारा बताने की लायक चीज नहीं है, आप लोगों को मालूम है. मैं तो नोट्स बना रहा हूं, आप लोग मजे ले लो. ठीक है, अब आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. रिलेशन बताना पड़ रहा है क्योंकि आता है. रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. एफ मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकल लेंथ. कितना सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो. सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है, मैं इसको ऑलमोस्ट फ्लैट किया हूं, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है. सपोज आई से हियर इज ए रे इंसिडेंट लाइक दिस. ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे किसी स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे. थोड़ा सा 2 मिनट पीछे रुक जाओ, 2 मिनट पीछे रुक जाओ और हम लोग यहाँ पे आते हैं. डेवलपिंग रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है, ये उसका क्या सेंटर है. किसका सेंटर है? जिस स्फीयर से इसको काट के निकाले थे.
अब देखो कोई एक स्फीयर का किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो और नॉर्मल ड्रॉ करो, दैट नॉर्मल विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर। ये जो सेंटर है ये इस स्फीयर का है, मतलब इसके ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट विल पास थ्रू सी। हाँ सर ये समझ में आया। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक रे ऐसा इंसिडेंट है, सपोज ए रे इज फॉलिंग लाइक दिस फॉर योर एग्जाम्पल, ए रे इज इंसिडेंट, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जानने के लिए हमें इंसिडेंट एंगल चाहिए, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। इंसिडेंट एंगल जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल के साथ क्या रे क्या एंगल कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट विल पास थ्रू द सेंटर। सो बेहतर है कि सी को ज्वाइन करो किस पॉइंट के साथ, विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ जोड़ दिए तो दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल। आर यू गेटिंग? दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल। नाउ व्हाटएवर इज दिस एंगल, at the same angle the ray will come out, this angle is also theta. So it is very easy to draw reflected ray for any spherical mirror provided you know the location of the center of curvature. क्या बातें समझ में आ रहा है? कोई भी इंसिडेंट रे के लिए we can draw the reflected ray. तो what are the steps we are following? We first draw the incident ray at the point of incidence. Suppose A is the point of incidence. Join A with C. AC behaves as a normal. AC behaves as the normal at the point of incidence. Measure the incident angle. Draw the reflecting angle. Draw the reflected ray. ठीक है? तो 3 स्टेप में हम लोग ये चीज को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें न्यूमेरिकल करने में भी मदद करेगा। तो थोड़ा मैं बता रहा हूं। स्टेप 1, draw incident ray. Let A is point of incidence. Step 2, join A to C. AC is the normal at point of incidence. कितना सिंपल है, आप लोगों को मालूम है, बस मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। स्टेप 3, एक बार आपको इंसिडेंट रे मालूम है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मालूम है, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये चीजें मैं आपको ठीक से समझा पाया? Yes. आगे चलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन F एंड R, F क्या है? फोकल लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम जानते हैं कि कोई रे अगर ऐसे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज द पॉइंट C। तो हमें यहाँ पे पहले ड्रॉ करना होगा, क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल। कैसे? बाय जस्ट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विद द सेंटर। फोकस का क्या डेफिनेशन था? When a ray parallel to principal axis reflects from a spherical mirror, the point where it cuts the principal axis is called focus. अच्छा, ये रे parallel to principal axis गया, अब ये रिफ्लेक्ट करने वाला है, दिस एंगल अगर थीटा है उतना ही थीटा लेके दूसरे रे को ड्रॉ करिए, ये आ गया दूसरा रे, and it cuts the principal axis somewhere here. टेढ़ा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। आई टेक दिस पॉइंट लाइक दिस। यस, सो हम क्या देखें, ये जो हमारा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ ऐसे जा रहा है। यस, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये हो गया फोकस। स्मॉल f क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मुझे ये लेंथ निकालना है, सिंपल है।
पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि दिस इज ए वेरी स्मॉल सेक्शन, वेरी स्मॉल सेक्शन एज कंपेयर टू दिस लेंथ, एज कंपेयर टू दिस लेंथ। ठीक है, मान लो कि दिस लेंथ इज समथिंग लाइक P2C is something like 100 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे दिस लेंथ इज रफली अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग? इतना छोटा है इस प्रोपोर्शन में 1% 2%। ठीक है, ठीक है, मतलब दिस एंगल्स आर आल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, ठीक है, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, अब थोड़ा देखो तो अगर ये एंगल थीटा है भाई, तो ये एंगल कितना होगा? दिस टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल भी तो होगा थीटा। नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉइंट इज A, हाँ, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज A, ACF ट्रायंगल को देखोगे, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल, ये 2 थीटा है। हाँ, समझ में आया? And this is a very small section of spherical part, very small section, very small section, मतलब हम कहेंगे this length and this length are almost same। सर ऐसे आप जबरदस्ती कैसे ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये फिगर को देखो, ये जो फिगर है, ये फिगर को अगर हम देखेंगे, 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है। आप सोचो तो दिस इज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक APF इज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक ए ट्रायंगल, APF is almost looking like a triangle। अच्छा, ट्रायंगल है, तो आप क्या कहोगे? AP by AF is sin 2 थीटा, AP by AF is sin 2 थीटा, वैलिड असम्पशन। क्या था असम्पशन? साइज इज वेरी स्मॉल। तभी जाके उस असम्पशन की बलबूते पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असम्पशन गया, स्फेरिकल मिरर का पूरा चैप्टर गया उसके साथ। ठीक है, तो आप कहेंगे AP, क्योंकि ये कर्व में ही है, क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन है, कोई भी कर्व का छोटा सा सेक्शन हरदम स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप कहोगे AP by AF, AP by PF, you call it AP by PF। now we are trying to derive here, theta is very small as per assumptions, as per assumptions made for spherical mirrors। हाँ, ये सबको मालूम है, तो हम क्या कहेंगे? AP by PF इज इक्वल टू क्या? tan 2 थीटा, बट 2 थीटा काफी छोटा है, फिर 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, यू से इट इज सेम एज 2 थीटा ना। ये कौन सा ट्रायंगल में आया? इन APF ट्रायंगल, इन APF ट्रायंगल, इन APF ट्रायंगल, AP by PF, PF, AP by PF is equal to tan 2 थीटा। और जानते हो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको मालूम है। सो tan थीटा 2 थीटा इज सेम एज 2 थीटा। ओके, नाउ इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इन ACP ट्रायंगल आप कहोगे AP by PC, AP by PC is tan theta, but theta is again small, I can write this as theta। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज लिखे तो हम कहेंगे AP क्या है भाई? AP क्या है मालूम नहीं। ठीक है, PF क्या है? PF is फोकल लेंथ, PC is रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। यू आर गेटिंग, इक्वेशन 1 में क्या मिला था? याद करो, इट वाज AP by PF, AP by PF। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में क्या था? AP by PC, इट वाज डिवाइडेड बाय AP by
पीसी। अच्छा, एपी बाई पीएफ क्या था? 2 थीटा। एपी बाई पीसी क्या था? थीटा। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिल गया? पीसी बाय पीएफ इज इक्वल टू 2 और पीसी क्या था? आर। पीएफ क्या था? एफ। आर इज इक्वल टू 2एफ। पीएफ क्या है? पीएफ इज फोकल लेंथ। क्या ये डिराइवेशन आपको समझ में आया? Yes. There is nothing to much scratch your head. You could follow. बस इसमें सबसे दमदार चीज वो है कि tan 2 थीटा को आप 2 थीटा ले लिए, tan थीटा को आप थीटा ले लिए। क्यों? क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। Why angles are very small? Because the aperture is small. Because the aperture is small. जैसे मैं यहाँ पर लिखा स्फेरिकल मिरर, जैसे मैं यहाँ पे लिखा थीटा इज वेरी स्मॉल और स्फेरिकल मिरर के असम्पशन के हिसाब से tan थीटा और 2 थीटा लिखा। थीटा इज वेरी स्मॉल लिख सकते हैं और लिख सकते हैं अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपका जो ये कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं तो देखो क्या इंटरेस्टिंग आ रहा है। सपोज हम कहेंगे हम असम्पशन को इनवैलिड कर देंगे। लेट अस मेक द असम्पशन इनवैलिड। मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि ये कौन हमारा जो थीटा वेरी स्मॉल है, ठीक है, थीटा स्मॉल है, ये हम लोग नहीं मानेंगे। तो फिर क्या होगा देखो, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आप लोग बड़े बच्चे हो तो थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप तो जान लो। सपोजिंग हम कहेंगे दिस इज ए हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर का आधा है, ठीक है। चलो मानते हैं कि दिस इज द सेंटर। क्या इसको सिल्वर कर देंगे एक तरफ से, ये मिरर जैसे बिहेव करेगा? हाँ सर करेगा, पक्का करेगा। अच्छा ठीक है, चलो मानते हैं कि इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। सपोज हम कहेंगे कोई रे यहां से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? से ये डिस्टेंस कितना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग r/2। कोई रे ऐसे गया, सपोज ऐसे ए रे, आई एम ट्राइंग टू टेक ए रे फ्रॉम हियर, कहां से? यहां से। कितना हाइट में है ये इट इज डिस्टेंस r/2। चलो रे को ड्रॉ करते हैं। सपोज कोई रे हम ले रहे हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। अब हमें इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। आई वांट टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए पहले यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे? आई हैव टू जॉइन दैट टू सेंटर ऑफ दिस। अगर सेंटर के साथ जोड़ेंगे तो आई गेट दी रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, तो हमें नॉर्मल मिल गया, ये नॉर्मल मिल गया, नॉर्मल मिल गया। तो चलो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, थोड़ा ध्यान से देखना, रिफ्लेक्टेड रे है, इट इज कटिंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस somewhere here at a point B. This is 4. हम जानते हैं कि ये एंगल बराबर है और ऑब्वियसली ये एंगल भी बराबर है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, थोड़ा सा लिख देते हैं। इन फिगर shown the radius of the sphere is r, ठीक है, ठीक है। then PB is ऑप्शन दिया है, PB ऑप्शन क्या दिया है? इक्वल टू r/2, लेस देन r/2 और देन PB इज और ग्रेटर देन r/2। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि PB क्या होगा। जैसे हमारा कन्वेंशनल नॉलेज जाता है जिसमें हम लोग बार बार वो जो हमारा असम्पशन है उसको दोहराते नहीं है, तो उसमें क्या कर लेते हैं, काफी लोग इसको फटाफट लिख देंगे आंसर क्या होगा। हाँ, PB विल बी r/2 क्योंकि रेडियस r है, PC का आधा होता है, ये बीम पैरेलल गया है, रिफ्लेक्ट किया है। नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूं।
सॉल्यूशन देखें तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यस, ये क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो आपका स्फीयर है ये कोई एक छोटा अपर्चर वाला नहीं है, ये बड़ा अपर्चर वाला है। चलिए तो देखते हैं कि इसमें हम क्या सोच सकते हैं। सोचेंगे तो हम कहेंगे दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, नहीं? अच्छा ये लेंथ कितना है? इस पॉइंट को अगर हम ए कहते हैं, ए सी क्या है? ए सी इज आर, ए सी इज आर, और ये कितना है? ये कितना है? सी बी कितना है? मालूम नहीं, कॉल इट एक्स। अगर ये भी एक्स हुआ तो ये भी एक्स हुआ, तो हम कहेंगे इन ए सी बी ट्रायंगल, in ACB triangle, what you find? 2x is greater than sum of two sides is always more than the third side, जो कि r है, मतलब x is more than r by 2, x is more than r by 2, मतलब PB is less than r by 2। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? Is it understood? तो असम्पशंस बड़े इंपोर्टेंट है। थोड़ा असम्पशन से फिसले तो गया, क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? कहां पर हम यूज किए कि बड़ा स्फीयर स्मॉल अपर्चर नहीं है? अरे स्मॉल अपर्चर होता तो सोचो ये r/2 है, अपर्चर कितना हो जाएगा? ये r/2, नीचे की तरफ r/2, टोटल मिलके हो गया r। अरे अपर्चर इटसेल्फ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट शुड हैव बीन वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये रे यहां से जाने की बजाय ये कहीं पास से जाता तो पक्का वो एज से निकल के कट के आता। Are you getting the importance of the assumption here? Yes sir. Yes. Let us go further. आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि स्फेरिकल मिरर का साइलेंट पॉइंट्स के बारे में। पोल क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एंड हाउ टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर एनी इंसिडेंट रे एट एनी पॉइंट इन द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हमें आता है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं ये मिरर में हमको क्या देखना है? इमेज ही तो देखना है। अच्छा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा होगा इमेज बनेगा। इमेज कहां पर बनता है? वी हैव सीन द फंडामेंटल्स, पहला वीडियो में भी बता चुका हूं मैं, प्लेन मिरर वाला। द इमेज इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, where the object is located, object is located at the point of intersection of incident rays। ये डेफिनेशन को कभी भूलना मत। अभी हमें कोई स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट का किसी भी पोजीशन के लिए इमेज बनाने की कोशिश करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे निकालना है। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कैसे निकालेंगे? चलो सोचते हैं। अभी अगर कोई एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर कोई एक रे गिर रहा है, निकालो रिफ्लेक्टेड रे, तो हम कर सकते हैं सी को इसके साथ जोड़ने के बाद एंगल मेजर किए, ये एंगल को मेजर किए, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बट दिस इज ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच, दिस इज ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच, यू नीड स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ इट। अगर ये आपको ड्रॉ करके दिया गया होगा तो समझने के लिए ठीक है, निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जानना बहुत जरूरी है। Let us learn to know path of reflected rays. Path of reflected rays. पहला, number 1, when the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray passes through the focus। हाँ, ये हमको मालूम है। चलो एक रे का मालूम चल गया कैसा होता है। Here is a mirror, यहाँ पर कोई एक
प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये मान लो सी है, पीसी होता है आर, पीसी का बीचों बीच देखना भी चाहिए थोड़ा बनाते वक्त कि ये है फोकस, और कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर से जाएगा। मुझे नॉर्मल ड्रॉ करके इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन मालूमात के साथ वो भी मालूम होना चाहिए कि अपर्चर मस्ट बी वेरी स्मॉल। एनीवे, तो ये बात हो गया, एक पहला रिफ्लेक्टेड रे आपको पता चल गया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, यहाँ से 2-3 इंसिडेंट रे निकल रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करके किस पॉइंट से जा रहे हैं, अगर मिल गया तो आपका काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो लेट अस पहला हम देखेंगे, तो हम कहेंगे दूसरा में क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 2, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, a ray passing through a ray passing through the focus moves parallel to principal axis, after रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है, अगर हम कहेंगे कि ये कोई हमारा स्फेरिकल मिरर है, कोई रे अगर ए से आया, रिफ्लेक्ट करके वो फोकस से जा रहा है, तो ऑब्वियसली इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा। दैट इज व्हाट इज सेड हियर। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, द अदर पार्टी डेवलप यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोल रहा है कि अगर आपके सामने कोई एक मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है, कोई रे यहाँ से इधर से पास किया, इधर से मतलब दिस इज पासिंग थ्रू दी फोकस, कोई रे अगर ऐसे गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद द रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, कोई डिफिकल्टी है नहीं, ये सब चीजें आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। नंबर 3, a ray incident at pole uses principal axis as the normal at point of incidence, ये तीसरा हो गया। जैसे ये कोई एक मिरर है, ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस itself is the normal at the pole. So if a ray incident here, this ray will use this itself, प्रिंसिपल एक्सिस itself as the normal at the point of incidence। मतलब जितना एंगल करके गिरेगा उतना एंगल करके निकलेगा। हाँ, ये भी समझ में आया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, दिखता नहीं अच्छा, ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर है। अच्छा, कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाएगा, you know that will be normal to the point of incidence, that will be the normal at the point of incidence। क्या बता सकते हो, कोई रे अगर ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट रे, अब ये गिरेगा यहाँ पे, तो क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द इंसिडेंट एंगल? स्कूल एग्जाम में आता है, a ray passing through the center of curvature is incident on the mirror, what is the incident angle? कितना है इंसिडेंट एंगल? 0, क्योंकि इट इज अलोंग द नॉर्मल। यही तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है? अरे ये तो खुद ही नॉर्मल है, क्या एंगल है? 0। अगर कोई रे 0 एंगल में गिरेगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब द रे विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। तो क्या कंक्लूजन है? Any ray
passing through the center of curvature retraces its path after reflection. समझ में आ रहा ना? हम कहेंगे ray passing through C retraces its path after reflection. देखो कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ये आपको समझ में आ गया। बस इंपोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इट इज अलोंग द नॉर्मल, बिकॉज CA is the normal to the spherical surface at that point। इसका मतलब सेंटर से कोई रे अगर पास करेगा तो it will retrace its path after reflection। ये 4 पॉइंट देखने के बाद हम अभी वापस चलते हैं, क्या करें कि लोकेशन ऑफ इमेज निकालें। लोकेशन ऑफ इमेज, सपोज हम कहेंगे ये हमारा एक मिरर है और इस मिरर के सामने ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ठीक है। और सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया उसका फोकल लेंथ, ठीक है, और ये हो गया उसका सेंटर, ठीक है, ये बात है। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, आई वॉन्ट टू नो द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू नो द लोकेशन ऑफ द इमेज। ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकालूंगा, वो रेज रिफ्लेक्ट करके आएंगे, जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर हमारा इमेज होगा। तो कितना तो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए हमें इमेज का लोकेशन बनाने के लिए? 2 काफी है, लेकिन हमें 4 मालूम है। चलो देखते हैं, चारों को ट्राई करते हैं। किसी भी 2 को लेके हम लोकेशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 तो रिफ्लेक्टेड जहां कट करेंगे तीसरा भी वहीं कट करेगा। बट रिमेंबर, कब? तब जब अपर्चर इज वेरी स्मॉल, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दैट असम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हम कहेंगे यहां से कोई रे गया, चलो एक एक करके रे लेते हैं। पहला रे, इफ इट इज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, हाँ सब समझ में आया। अच्छा, अगर हम कहेंगे इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा? इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ पे फेरबदल करता हूँ, क्योंकि वैल्यूज ड्रॉ करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज नॉट अप टू स्केल, तो थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज आ जाते हैं। एंड में कहूँ कि ये पॉइंट है आपका C, सपोज ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है C, ठीक है। और कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाएगा, कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाएगा तो जैसे गया ऐसे ही वापस आएगा। एंड इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, और ऐसे ही वापस आएगा, है कि नहीं? समझाने के लिए बराबर, मतलब दिस इज व्हाट इज C सेंटर, और उसके अंदर से जाता हुआ रे देखो इधर से इसको कट कर रहे हैं। और क्या हुआ, कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, पोल पे, यस, पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल करके पोल से निकल के आएगा और सेम पॉइंट से जाएगा। So this way you could see all the reflected rays are passing through a common point, and that common point is what? Is nothing but the image। तो इसको पता करने के लिए कहां पर होगा इमेज पता करने के लिए? 4 रे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, आप किसी 2 को ड्रॉ करके काम निकाल सकते हो, है ना? तो हम कहेंगे कि इमेज इज लोकेटेड समवेयर हियर,
तो ये जो मुंडी आप देख रहे थे ये यहाँ पर आया, ऑब्वियसली ये इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस विल बी द इमेज। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें काफी मदद करेगा पता करने में कि कैसे हम पता करें कहां पर इमेज का लोकेशन होगा। थोड़ा बहुत गेस करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यू कैन फॉलो द सेम बेसिक रूल्स एंड यू कैन ड्रॉ द लोकेशन ऑफ द इमेज। जैसे अगर आप चाहोगे तो मैं और एक छोटा सा केस भी कर सकता हूं, जैसे ये था, ठीक है। ये वाला केस आप लोग तो समझ गए। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको बड़े मजे लेके देख सकते हो। यस, दिस इज व्हाट इज द केस वी हैव सीन। आई वांट टू गिव यू वन मोर केस, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए दूसरा केस लेता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे ये है एक कनकेव मिरर, ठीक है, और ये है उसका पोल, और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये है उसका फोकस, ठीक है, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोजिंग कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज हियर, आई वांट टू ड्रॉ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैसे ड्रॉ करेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करेंगे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कॉट करेंगे देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये सबसे पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे है जो ऐसे आया, ऐसे गया। अच्छा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, इफ द रे passes through the focus, सपोज ऐसे, दिस इज व्हाट इज ए रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। अब इधर का जो रे है वो अगर इधर भी जाएगा तो हम कहेंगे यस द सेम रे इज पासिंग थ्रू द फोकस। अच्छा, तो फिर फोकस से जाएगा तो क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार, ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गया। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। हाउ कम दे विल इंटरसेक्ट एंड कन्वर्ज? लेट अस, अगर यहां से कोई रे ऐसे आया, थिंक ऑफ द थर्ड रे, सपोज कोई रे ऐसे आया, इस डायरेक्शन में आता हुआ रे इधर भी तो जा रहा होगा। अगर ऐसे गया तो it will reflect like this. So one reflected ray is this, other reflected ray is this, other reflected ray is this. कैसे मिले, कहाँ मिले हमें हमारा इमेज? तो चलो देख रहे हैं कि reflected rays are really not cutting each other, they are not intersecting each other. Let us extend and see. इसका extension goes something like this. हाँ, ठीक है भाई। इसका एक्सटेंशन कैसे जा रहा है? इसका एक्सटेंशन इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? अच्छा, इसका एक्सटेंशन इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। यू सी, दे आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, है ना? तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज द रेज आर अपियरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर। The rays are appearing to converge somewhere here. The image is a virtual image as it is behind the mirror. कहने का मतलब हुआ the reflected rays may really cut each other or they may appear to cut each other upon extension, which will be obviously behind the mirror, and such an image is called virtual image. तो यहाँ पर हमारा एक virtual image formation हो गया है, ठीक है। हम एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन किए हैं यहाँ पे। ये था मिरर। कहने का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इमेज कैसे निकालते हैं, बस। क्योंकि these rules will be applicable for the lens also. Same rules will be same. Path of the rays will be same. Ray passing through focus will be reflecting or going refracting parallel to the principal axis. Rays parallel to principal axis will be passing through focus. Rays passing through the center of this lens will be going undeviated. Rules are same. In that case also, you may be asked to find out or draw the ray diagram for location of image for a particular object given for a particular lens. ठीक है, rules are same. तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा मजा लेके डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इमेजिन करना आपके लिए आसान हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वहां पर रिफ्रैक्शन होगा।
यू कैन नॉट इजीली ड्रॉ। यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट रे के लिए तुरंत आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तुरंत आप ये कर सकते हो, लेकिन वहां पर रिफ्रैक्शन होगा ना, कितना बेंड होगा, ये ड्रॉ करना मुश्किल चीज होगा। आपको नॉलेज से ही करना पड़ेगा कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इज ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। यू से वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यू सी द प्रीवियस केस इट वाज ए रियल इमेज, आर यू गेटिंग। तो किसी भी केस में आप इमेज का लोकेशन ड्रॉ करके देख सकते हो। इधर क्लियर? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट रहा? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. There are some small clues, techniques अभी मैं बताने जा रहा हूँ। Of course आपको इंट्रेंस इसमें चाहिए और थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। लोकेशन ऑफ, मैं बताना चाहता हूँ क्या, लोकेशन ऑफ, location and type of mirror when object, image and principal axis are given। अगर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बताओ कौन सा मिरर है, कहां पे रखा है, ऐसे करके लोकेशन एंड टाइप ऑफ मिरर हमें पता करना है। अभी पहले क्या पता की, ऑब्जेक्ट और मिरर दिया हुआ है, इमेज पता की। अभी हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हुआ है, हमें मिरर पता करना है, कौन सा मिरर है, कहां पर है। ये बहुत सिंपल सा चीज है, जो आप जानते हो उसी को तोड़ मरोड़ के सोचोगे तो काम बन जाएगा। जैसे सोचो कि पहले हम करेंगे बीट नंबर 1 में लोकेशन ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ मिरर। दो चीज देखना है, क्या, लोकेशन ऑफ मिरर एंड टाइप ऑफ मिरर। लोकेशन ऑफ मिरर पता करना है। अच्छा, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, हाँ, ये मिरर के सामने सपोज ये है ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, सपोज दिस इज व्हाट इज द इमेज। सपोज आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो इमेज है वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ से जितने सारे रे निकल रहे हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से जा रहे हैं। Isn't it? All rays emerging from O are behaving as incident rays and after reflection they must be passing through this point। इसीलिए तो इमेज यहाँ पर है। Is not it? If that is what is the thing, then सोचो तो चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं। कोई रे ऐसे आया तो कैसे जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे जाएगा, ये फिगर। अच्छा, और ये एंगल, हाँ ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे क्योंकि इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग एंगल। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सटेंशन लेता हूँ, सोचो इमेज एक्सटेंशन ले लिया और ये जो इमेज था उसको थोड़ा सा मैं इन्वर्ट कर दिया, इमेज को मैं थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया। सोचो तो क्या आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल सिमिलर कांग्रुएंट है? हाँ कांग्रुएंट है, बिकॉज दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रहा है? यस। तो सोचो ध्यान से देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया है, इमेज को उल्टा करो, कॉल इट आई डैश, और ऑब्जेक्ट को इमेज उल्टा इमेज का हेड को, ऑब्जेक्ट हेड उल्टा इमेज का हेड को जोड़ के एक्सटेंड करोगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट कर रहा है? एट दी पोल। जहां कट कर रहा है पोल वहां पे है, तो ऑब्वियसली मिरर भी वहीं पे है। आर यू गेटिंग? So when the object and image on principal axis are given, invert the image, connect the object head and inverted image head and extend. Wherever it cuts the principal axis,
there the mirror is located. Is that clear? Keeping that in mind, हम क्या कहेंगे? तो लोकेशन पता करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग. क्या कहेंगे? स्टेप 1 invert the image. Step 2 join object head and inverted image head and extend it cuts principal axis at pole. क्या यहां तक की चीजें समझ में आया? जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, इमेज दिया गया है, कहां पे मिरर है पता करना है. इमेज को उल्टा कर दो. करने के बाद ऑब्जेक्ट हेड एंड जॉइन ऑब्जेक्ट हेड एंड इन्वर्टेड इमेज हेड. इन्वर्टेड इमेज हेड को जोड़ो, एक्सटेंड करो. प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेंगे वहीं पे है पोल. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी गो फॉर बिट नंबर 2. अब हम पता करना चाहते हैं where is the center of the sphere. Suppose this is what is the concave mirror. ठीक है. और सपोज ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. इमेज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सारा का सारा रे जो ऑब्जेक्ट का हेड से निकल रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज की हेड से जा रहे होंगे थ्रू ए कॉमन पॉइंट. इसलिए तो इमेज वहां पर लोकेटेड है. अच्छा ऐसा है तो ठीक है. अगर हम जानते हैं कि कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाता है तो उसी लाइन में वापस आता है. मतलब सेंटर से होते हुए जाने वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, सेंटर से होते हुए जाने वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पक्का इधर से ही तो वापस आया होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए तो इमेज यहां पर बन रहा है. अच्छा इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर. क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले वाले में क्या लिखे हम? लोकेशन ऑफ मिरर. और लोकेशन ऑफ मिरर और पी पता करना. बिट नंबर 2 में लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. कैसे करेंगे? लोकेशन ऑफ सी. क्या? स्टेप 1 जॉइन ऑब्जेक्ट हेड एंड इमेज हेड. जॉइन ऑब्जेक्ट हेड एंड इमेज हेड. extend till it cuts principal axis. The cutting point is C, center of curvature. क्या आपको समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम समझ में आया कि नहीं आया तो तुरंत मैं चेक कर लूंगा. सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक इमेज है. सपोज ये कहेंगे ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है और आपको पूछा गया है कि बताओ कि ये पॉइंट को ए मानो, ये पॉइंट को बी मानो. मिरर कहाँ पे है भैया? ए के लेफ्ट में, ए और बी के बीच में, बी के राइट में. वेयर इज द मिरर? मिरर कहां पे? जहां पर पोल है. पोल कैसे निकालते? पोल निकालने का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं. सो सिंपल. इन्वर्ट दी इमेज को उल्टा कर दिए. इन्वर्टेड इमेज हेड और ऑब्जेक्ट हेड को जोड़िए. जहां पर कट करेगा वहीं पे हो गया पोल. अरे मिरर तो ए और बी के बीच में है. समझ में आ रहा है क्या?
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर जानने की तरीका क्या हुआ? जॉइन ऑब्जेक्ट हेड एंड इमेज हेड और उसको एक्सटेंड करो। ये इमेज हेड है, ये ऑब्जेक्ट हेड है, कहां कट कर रहा है? यहाँ। अच्छा, दिस मस्ट बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस। तो चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, खाली आपको अच्छा लगेगा करके, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। गिव लोकेशन एंड टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर इन ईच केस। चलो ये आपको सिंपल सा केस एक तो दे दिया, आपको पूछा है लोकेशन ऑफ टाइप ऑफ मिरर बताना है, लोकेशन बनाना है और बताना है और क्या बताना है? टाइप ऑफ मिरर। केसेस दिया हुआ है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में दिया है कैसे कोई एक मिरर है, सॉरी मिरर कहा, ऑब्जेक्ट है। हियर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कि O इज द ऑब्जेक्ट एंड बड़ा सा इमेज, उल्टा सा इमेज, आपको बताना है कि कहां है वो मिरर और कौन सा मिरर, ये A है ये B है। बस बताना ये कि टू द लेफ्ट ऑफ A, बिटवीन A एंड B, टू द राइट ऑफ B, ऐसे करके बताना है। ये हुआ दूसरा केस। दूसरा केस में लेते हैं, सपोज हम कहेंगे हियर इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा कर देते हैं, हियर इज द ऑब्जेक्ट एंड हियर इज ए इमेज। पता करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज, हियर इज द व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर एंड लोकेशन ऑफ द मिरर। दोनों केस में ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और ये दिया हुआ है इमेज, है ना। इस पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या बताना है आपको? कौन सा मिरर है, कहां पर है, कौन सा मिरर है, कहां पर है, कहां पर मतलब टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द राइट ऑफ बी, बिटवीन ए एंड बी, ऐसे करके। क्या आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहोगे इसके ऊपर? Yes, sir. चलिए सोचो, यू कैन डू। इन द फर्स्ट केस आपको क्या लग रहा है, कहां पर है मिरर कहां पर है? To the left of A, between A and B, to the right of B. Right of B. लाइन चला गई। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लोकेशन ऑफ मिरर पता करना है तो पोल पता करना है और C पता करना है। C कैसे पता करते हैं भैया? C पता करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट हेड इमेज हेड को जोड़ना होता है, जहां कट गया वहीं पे हो गया C। चलो ये हो गया C, कितना इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे पता करना है पोल कैसे पता करेंगे? इमेज को उल्टा करो, इन्वर्टेड इमेज हेड ऑब्जेक्ट हेड को लेके ज्वाइन करो, एक्सटेंड करो। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग ये हमारा जो ये इमेज है उसी को इन्वर्ट करेंगे। समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट को भी इन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को भी इन्वर्ट करूंगा तब भी मेरा काम निकल जाएगा। आई विल कॉल इट ओ डैश ऑब्जेक्ट को। हाँ तो फिर इसको एक्सटेंड करिए, दे कॉट इट समवेयर हियर। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब पोल इज हियर, पता चल गया कि पोल इज हियर। ठीक है, इस पॉइंट में पोल है। अब हमें पता ये करना है कोई एक मिरर का पोल यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे। आप सोचो और बताओ वो मिरर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ए बी सी, जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, मिरर होगा पोल पे। कौन सा होगा? ए बी सी, ऑब्वियसली सी होगा, क्योंकि ऐसे होगा तभी ना उसका सेंटर इधर कहीं होगा। सो मिरर ऐसे होना चाहिए। कौन सा मिरर है ये? एक कनकेव मिरर है। कहां पर है?
टू द राइट ऑफ बी। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेट अस गो फॉर द सेकंड केस। हमें पता करना है वेयर इज द सेंटर। सेंटर पता करने का सबसे आसान तरीका, जॉइन ऑब्जेक्ट हेड, इमेज हेड, एक्सटेंडेड सी वेयर इट कॉट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। इट कॉट्स द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर। तो आप कहोगे अगर यहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है तो हम कहेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर मस्ट बी समवेयर हियर। To know the pole, where is the pole? To know the pole हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट का या इमेज का किसी एक को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टेड इमेज हेड, आई कॉल इट आइडेस, इन्वर्टेड इमेज हेड और ऑब्जेक्ट हेड को जोड़ो और एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करोगे तो दे मीट समवेयर हियर। हियर मस्ट बी द पोल। पोल इज हियर। आहा, पोल यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे। कौन सा मिरर होगा? ए बी सी? ऑब्वियसली ए। सो सिंपल, ए इज द मिरर। ए इज द मिरर। तो और आपको साथ मिरर तो ऐसा है, कैसे पता चला कनकेव है कि कन्वेक्स है? अरे ऑब्जेक्ट इसके सामने रखेंगे ना, अगर इधर कोई सिल्वर कर देंगे तो इमेज बनेगा क्या? नहीं, इसलिए भी इधर को सिल्वरिंग किया ताकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा। तो आप कहोगे ए कॉन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड बिटवीन। मिरर पता चल गया, सेंटर ऐसा है, कौन सा सरफेस सिल्वर्ड है वो देखना है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालने के लिए ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना जरूरी था। ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना जरूरी था। तो इससे पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है बिटवीन ए एंड सी। इज दैट क्लियर? क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।